नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर बारूद की गंध है, शांति के अरमानों पर फिर से पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लेकर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे थे, उससे शांति की उम्मीदें परवान चढ़ रही थी। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि इस पूरी जंग में ध्वस्त हुए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए ट्रंप करीब 29 लाख करोड़ रुपए का फंड भी देंगे। ट्रंप तो ये भी दावा कर रहे थे कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने पर भी सहमत हो गया है। हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन तमाम दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब इसके अलावा खबर ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरानी नाकेबंदी हट जाएगी और बदले में अमेरिका हॉर्मुज सहित दूसरे ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी कम कर देगा। लेकिन पिछले 2 दिनों के एक्शन के बाद में शांति योजना फिर से तार-तार होती दिख रही है। अब खाड़ी में जिस तरह से ताजा वार पलटवार नजर आ रहा है, शांति की बात तो दूर की कौड़ी नजर आती है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या हुआ जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार कर दी? बताएंगे आपको इस पूरी खबर की एबीसीडी। किस तरह से एक बार फिर से परेशानी के दिन और चिंता के दिन शुरू हो सकते हैं। जो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति होने के सपने देख रहे थे, जिन लोगों को यह लग रहा था कि यूएस और ईरान में डील हो जाएगी और थोड़े ही दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे, उनके सपनों को तोड़ दिया है हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के नए एक्शन ने। जी हां, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने है। खाड़ी में हुए यूएस के ताजा हमलों और उसके बाद आईआरजीसी के जवाबी हमलों ने पश्चिमी एशिया में तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। अब अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा की कार्रवाई की। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार ईरान की ओर से आक्रामक गतिविधियों के बाद उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी ईरान में रडार स्टेशन, ड्रोन कंट्रोल सेंटर और 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। अमेरिका का कहना है कि जो ड्रोन और सैन्य ठिकाने हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है यानी कि आईआरजीसी, अब उसकी तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कुवैत में उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल दक्षिणी ईरान पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने क्लियर कट ये चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी कार्रवाई दोबारा हुई तो इसका जवाब और भी ज्यादा कड़ा होगा। आप ये मान के चलिए, जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो उम्मीद नजर आ रही थी शांति की, अब तो वो वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार करती हुई नजर आती है। खाड़ी में यूएस ईरान के बीच में एक बार फिर से भीषण वार पलटवार नजर आ रहा है। ईरान ने MQ-1 ड्रोन गिरा दिया तो अमेरिका भड़क गया। यूएस ने जवाबी कार्रवाई में ईरान से बदला ले लिया कहा जा रहा है। यूएस का ईरान के रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर अटैक हुआ। गोरुक और किशम द्वीप पर यूएस की भारी बमबारी हुई। सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया कि आत्मरक्षा में ये हमले किए गए और यूएस की बमबारी के बाद में आईआरजीसी पलटवार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही यूएस की बमबारी हुई उसके बाद में आईआरजीसी ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू की। अमेरिकी एयरबेसेस पर मिसाइल से हमले किए गए। कुवैत में अमेरिकी एयरबेसेस पर आईआरजीसी ने अटैक कर दिए। खाड़ी में जो ताजा हमले हुए उनके तनाव का असर अब पूरी खाड़ी इलाके में साफ तौर से नजर आ रहा है। कुवैत ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उसके एयरबेसेस पर अटैक हुआ है। हालांकि कुवैत ने यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन से किए गए अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। समझिए, कुवैत में जो एयर रेड सायरन है वो लगातार बज रहे हैं और सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन हमलों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भाई हालात तो पूरी तरह से कंट्रोल में है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ सीज फायर होता है, शांति योजना तैयार की जाती है, लेकिन वो शांति योजना कागज का ढेर मात्र है। शांति योजना तार-तार हो गई है और यही वजह है कि खाड़ी में एक बार फिर से छिड़ी है नई लड़ाई की तस्वीर और जो शांति की उम्मीदें वो तो धराशायी हो गई। जो प्रस्तावित समझौते हैं उसकी शर्तों में बदलाव दरअसल ट्रंप चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी पूरी तरह से हटाने का मुद्दा शामिल करने की मांग एक तरह से इसमें की गई।
ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको समझौते में शामिल करने की मांग अमेरिका कर रहा है। तेहरान हालांकि स्पष्ट कर रहा है कि हम अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हॉर्मुज में गतिरोध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। अब आखिर कैसी विरोधाभासी ये बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई जैसी तमाम घटनाक्रम ये सीधे संकेत देते हैं कि दोनों देशों के बीच में अविश्वास अभी भी कायम है। इतना ही नहीं कि ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में IRGC ने बड़े ही खतरनाक लहजे में चेतावनी दी कि अमेरिका ने हिमाकत अगर जारी रखी तो इस बार उसका जवाब सबसे अलग होगा। तो क्या इन ताजे मामलों और IRGC की चेतावनी के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार होती हुई नजर आती है? बड़े सवाल ये कि ट्रंप के दावे और जमीनी हकीकत में आखिर इतना ज्यादा फर्क क्यों है? यूएस ईरान के बीच में नई जंग से शांति की उम्मीदें क्या धराशायी हो गई हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी अगर जारी रही तो दुनिया को कितना नुकसान होगा? करेंगे इन तमाम सवालों पर चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्टेड हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब ईरान मामलों के जानकार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और विदेश मामलों के जानकार भरत एच बराई जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं यूके देवनाथ जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, लगातार आसमानी बारूद यहाँ पर बरसता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट की जो ऊंची लहरें हैं समंदर की, ऐसा लगता है वो भी बारूद में जल रही हैं और एक बड़ी अशांति के संकेत देती हुई नजर आती हैं। जो शांति का प्रस्ताव था वो क्या मात्र दिखावा था और असली लड़ाई अब यहां पर नजर आ रही है? सर हाँ नैना, देखो मिडिल ईस्ट में अच्छी बात यह है कि जो जनरल वॉर कहते हैं, जैसे कि हमने 40 दिन की लड़ाई देखी थी कि रोज 300 से ज्यादा अमेरिका के और इजराइल के फाइटर विमान जाते थे और ईरान पर 600 से ज्यादा बॉम्ब गिराते थे हर रोज। ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, छुटपुट कुछ झड़पें हो रही हैं। ये जो झड़पें हैं ये ज्यादातर तभी हो रही हैं जब अमेरिका कोशिश करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक शिप को बाहर निकाला जाए। उस वक्त IRGC जो है अपनी लैंड बेस्ड जो मिसाइलें हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, उनको दागता है और जो अमेरिकन शिप है या अमेरिकन शिप जिस टैंकर को एस्कॉर्ट करके निकालने की कोशिश कर रहा है उस पर छोटा मोटा नुकसान होता है। बदले में अमेरिका क्या करता है, जैसे अमेरिका देखता है कि खाड़ी में जो छोटे छोटे टापू हैं या खाड़ी के एकदम उत्तर में बंदर अब्बास के उत्तर में जो पहाड़ों में सुरंगें हैं या लॉन्च पैड हैं, अमेरिका जाकर उनके ऊपर लिमिटेड बॉम्बिंग कर रहा है। मैं इसका शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये लिमिटेड बॉम्बिंग जो हो रही है अभी फिलहाल, ये हमेशा 2 या 4 फाइटर विमान जाते हैं और वो 4 या 8 बॉम्ब गिराते हैं। यानी जो लड़ाई है, जो बॉम्बिंग है, वो तेहरान की तरफ नहीं हो रही है या ईरान के बड़े बड़े शहरों के आसपास जो IRGC की बड़ी बड़ी छावनियां हैं उन पर नहीं हो रही है जी। तो इस ईरान ने भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते हुए अभी तक कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ नहीं किया है। ईरान छोटे छोटे हमले कर रहा है, जैसे कुवैत में ईरान ने जो हमला किया है नैना, ये फौजी स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो ये हमला नहीं था, बहुत ही छोटा सांकेतिक हमला था। ईरान ने जस्ट ये दिखाने के लिए कि ईरान अलर्ट है और कैपेबल है और जरूरत पड़ने पे जंग कर सकता है, छोटा सा एक टोकन स्ट्राइक किया था कुवैत पर। तो क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए? तनाव यहाँ पर क्या अगर बढ़ता हुआ नजर आता है तो ये हमला आखिर किस रूप को दर्शाता है? यही जवाब मैं एक बार जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करते हुए जानना चाह रही हूँ। संजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी फिलहाल जो हमें नजर आती है, एक तरफ शांति प्रस्ताव की बात थी, 60 दिनों के शांति प्रस्ताव की, और दूसरी तरफ ये हमला। देखिए नैना जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पीस डील, शांति वार्ता जरूर चल रही है, लेकिन मैं इसमें कोई बड़े ब्रेक थ्रू की संभावना नहीं देखता। सीज फायर को जरूर बनाकर रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अविश्वास की गहरी खाई है, वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है और दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं
ऐसे कदम इनिशिएटिव्स नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसी तरीके की विन विन सिचुएशन बने। और इसका कारण जैसे कि मैंने कहा कि विश्वास बहुत कम एक दूसरे के ऊपर ये है, बहुत ही ज्यादा ये लो लेवल की स्थिति है। तो ऐसे में ये जो सीज फायर जो बना हुआ है वो फ्रेजाइल रहेगा और इस तरीके के अटैक्स और काउंटर अटैक्स बीच बीच में होते रहेंगे, जैसा कि मैं आपके शोज में कहता रहा हूं। और ये जो अभी आप देखिए तो ईरान ने ये जो हमला किया है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया उसके रिस्पांस में जाहिर है कि उसने किया है, और इसमें फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और जो अल सलेम वहां पर कुवैत में यूएस का बेस है उसको टारगेट किया गया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान अपने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजों को, एंट्रेंसेस को खोल रहा है और वहां पर जो बड़ी संख्या में उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह जमा कर रखे हैं उसको उसने उसका एक्सेस उसने रिस्टोर कर दिया है। यानी वो संकेत ये दे रहा है कि यदि युद्ध होता है तो हम फिर से बड़े हमले करेंगे। और उसके पहले अभी ईरान ने यूएई के ऊपर भी हमला किया था, यूएई के फुजेरा जो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी हमला करने की उसने कोशिश की थी। तो ईरान का जो रुख है वो काफी आक्रामक है और अमेरिका भी जाहिर है कि ईरान से जो कमिटमेंट चाह रहा है वो ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थिति है वो इस तरीके की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी और कोई पीस डील तुरंत होने की संभावना मैं नहीं देखता। यदि कोई सहमति बन भी जाती है चीजें एक तरह से अब तो जी जी मुझे लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा दिखावा है और उसके पीछे उसकी आड़ में तो बहुत कुछ रचा जा रहा है। मैं दोबारा लौटती हूँ, लेकिन भरत एच बरई साहब एक चीज और मुझे जरा ये समझाइएगा, वो अमेरिका जो सुपर पावर है, वो अमेरिका जो अपने आप को मिडिल ईस्ट का रक्षक और दुनिया को एक बड़ा ये तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है कि भाई आपकी सिक्योरिटी का अम्ब्रेला अमेरिका है, सिक्योरिटी की गारंटी एक तरह से अमेरिका की है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बिजनेस इन्हीं सारी चीजों को लेकर, चाहे बात हथियारों की हो या फिर जो बाकी पूरे सब्ज बाग दिखाए गए थे, तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो अमेरिका वो अपने कमिटमेंट पर फेल हो चुका है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ये। आप ऐसा सोचते हैं कि बड़ा झटका अमेरिका को हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। देखो 3 मुद्दे हैं। एक, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान जो वैसे बोलते हैं कि बंदर के हाथ में अब दारू की बोतल आ गई हो तो क्या करेगा। ईरान में जब से आयतोला रेजिम आया है तो उन्होंने सारे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर दिया है। उन्होंने हमास, हिज़्बुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हुती को बनाया। उसने सारा पैसा जो ऑयल और गैस के बीच से आता है वो किसके लिए उसका इस्तेमाल किया? अपनी प्रजा के लिए नहीं। कोई ईरानियन कार आती है, कोई ईरानियन कंप्यूटर आता है, कोई ईरानियन प्रोडक्ट आती है, नहीं। ईरान ने उसका इस्तेमाल किया मिसाइल बनाने के लिए, ड्रोन बनाने के लिए, ये टेररिस्ट लोगों को हथियार दिया। तो ईरान में कुछ लोगों के लिए तो प्रगति नहीं हुई है। वहाँ के लोग तो भूखे मरते हैं, उनको खाना नहीं है, जॉब नहीं है। तो वो जो ईरान कर रहा है अपने लोगों के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन खाड़ी के जो 6 देशों है उसको अनस्टेबल कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने 60% एनरिच यूरेनियम बनाया। अब एक बाजू बोला कि हमारे आयतोला ने, हमारे धर्मगुरु ने बोला है कि हम न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएंगे, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ 60% एनरिच यूरेनियम क्यों किया? उन्होंने अपने सेंट्रीफ्यूज प्लांट 300 फीट नीचे क्यों बनाए? तो ईरान का मकसद ये था कि अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन बन गया तो वो बोल रहे थे कि हम इजराइल को मार डालेंगे, उसको खत्म कर देंगे। कितने बार आयतुल्ला ने और ईरान के काफी लोगों ने बोला है कि इजराइल इज अ 1 बॉम्ब कंट्री, उसको पहले नष्ट कर देंगे। तो ईरान शांति से रहे, अपने दोस्त हैं, अपने जो नेबर्स हैं उसके साथ शांति के रहे, उसके बजाय वो सारे मिडिल ईस्ट में रेवोल्यूशन, अनस्टेबिलिटी, दूसरे को मार गिराओ, वही बात कर रहा है। अब अमेरिका में तो ऐसा है, सारी दुनिया में रशिया बोल रहा है कि नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। चाइना बोलता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। सारे यूरोपियन देश बोलते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। अमेरिका भी वही बोलता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए।
लेकिन बड़े वो साहब तो जो यहाँ पर तो पॉइंट, भारत जी ये बात हो गई कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। उसमें ये सब यूं ही उनके साथ में आगे बढ़ते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इससे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अलग ये हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में अलग अलग राय है। हॉर्मुज में टोल लेना जरूरी है, ये कह रहा है कतर। वो ईरान के समर्थन में खुलकर बातें करता हुआ नजर आता है। हालांकि अलग अलग उनको लेकर दलीलें जरूर दी जा रही है। मैं साहिर सर का रुख करूं, लेकिन मौलाना रिजवी साहब का मैं रुख करना चाह रही हूँ इस बात को लेकर। रिजवी साहब, आपने सुना यहाँ पर भरत एच बरई जी का कहना है कि ईरान की नीयत पर भरोसा नहीं है। ईरान जिस रूप में अपनी रणनीतियां तैयार करता है, ईरान की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा, अमेरिका या फिर उसके अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी देश ये नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर हो। जी नमस्कार नैना मैडम, आपको भी और आपके पैनलिस्ट में बैठे हुए तमाम मेहमानों को। भरत जी ने जो बात कही है, अगर आप वेस्टर्न मीडिया उठाकर देखिएगा तो उसकी लैंग्वेज भी तकरीबन ईरान के सिलसिले में ऐसी ही है। बिल्कुल इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया ईरान के खिलाफ बातें करता है। और ये बात जो कही गई है होंगी ना रिजवी साहब, मौलाना साहब, कुछ तो वजहें होंगी। मैं वजह बता रहा हूँ ना, मैं वजह यही बता रहा हूँ कि ईरान ने चूंकि अमेरिका को अपने मुल्क से निकाला और 18% ईरान के तेल की जो आमदनी होती थी वो सिर्फ ईरान रखता था, बाकी अमेरिका एंड कंपनी ले जाती थी। ये उसका दर्द है, जिसे आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। उसकी वजह से जो अमेरिका ईरान से बाहर निकला है, ये सारे अमेरिका के जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें यूएई, इजराइल, ये सारे के सारे वो ईरान के खिलाफ 40 साल से ज़्यादा 47 ईयर्स हो गए हैं। और उस वक्त से ईरान पर ये लोग जो है यलगार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और भरत जी, ईरान ने क्या बिगाड़ा था कि ईरान के इनकलाब को, क्रांति को सिर्फ 1 साल हुआ था कि सद्दाम के ज़रिए से ईरान पर 8 साल की जंग थोपी गई। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ईरान जो है वो अपने पड़ोसियों से जंग कर रहा है। ईरान के पड़ोसी ने जंग किया था या ईरान ने जंग किया था? और जब इराक ने हमला किया है तो कुवैत ने भी साथ दिया, सऊदी ने भी साथ दिया। यह आपको दिखाई नहीं दिया? लाखों लोगों को मारने में ईरान के ये जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जो अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, ये लोग साथ दे रहे थे और दुनिया खामोश थी। किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका ने जो हमला करवाया है ये एक आतंकवादी हमला है। आपने कहा हिजबुल्लाह के बारे में, आपने कहा हुसी के बारे में। आप इनके हिस्ट्री देखिएगा, ये क्रांतिकारी है। ईरान का इंकलाब 79 में आया है। 79 के पहले साउथ लबनान में इजराइल ने जो हमला किया साउथ लबनान के ऊपर, तब तो ईरान का इंकलाब नहीं था। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आप जरा सा हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए, किताबें पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इजराइल ने किस तरीके से जुल्म किया है। वो महात्मा गांधी जी ने 37 में ये बात कही थी कि फिलिस्तीन जो है बिलोंग्स टू फिलिस्तीनी के लिए है। उसमें इजराइल कहाँ से आ गया? इजराइल तो कोई मुल्क ही नहीं था। आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, और उसने अब तक जो है, आज देखिए लबनान में 9 किलोमीटर वो अंदर घुस गया है और किस तरीके से वहाँ के फौजी जो है वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी औरतों को मार रहे हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारा इल्जाम यह है कि ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया। और हिजबुल्लाह का वजूद ईरान की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल के जुल्म, सितम और अत्याचार की वजह से वही बात है कि ईरान के आप अपने बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं साहिर सर का इसी बात को लेकर एक तरह से आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। जिस तरह से आशीष साहिब जी, मौलाना असलम रिजवी साहब ने तो ईरान को क्लीन चिट दी, कह रहे हैं कि भाई आप ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ईरान को तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए। अमेरिका और इजराइल है जो उसके घर में दाखिल हुआ, लेकिन क्या ये सिर्फ रातों रात अदावत क्रिएट हो गई? क्या आरोप और क्यों इस तरह से नाराजगी लग रही है? अब क्यों अलग थलग पड़ा हुआ है ईरान? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बहुत अनयूजुअल नहीं है इस पर्टिकुलर। जी मैं 1 मिनट खत्म कर लेता हूँ। तो ईरान जब हम बोलते हैं, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं ईरान की जो IRGC है
उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक जो जनरलाइज करके डिस्कस करते हैं, मैं उसके सपोर्ट में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ईरान में क्या अच्छे लोग नहीं है? बहुत अच्छे लोग हैं। फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है? काफी थिंकिंग। क्या वहां इवोल्यूशन नहीं हुआ? हुआ है। लेकिन जो एक डोमिनेंट फैक्टर होता है किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, सीरिया, लीबिया, ये इनका एक डोमिनेंट फैक्टर होता है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी ईरान का डोमिनेंट फैक्टर है IRGC की मिलिट्री विंग, जिन्होंने ईरान की अपनी जो सिविलियन सत्ता है या पहले जो रजा पहलवी के पूर्वज की सत्ता थी, तो अमेरिका को अलग कर दें, ट्रंप को अलग कर दें, हमें अलग कर दें। ईरान के पास भी तो कुछ हुआ है ना, कुछ इतिहास है। 79 89 में कुछ हुआ, इराक ईरान में शिया सुन्नी लेकर कुछ हुआ, फिर खामखा पैलेस्टीनियन के ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करना कि हम हैं। ईरान को ये किसने ये अथॉरिटी दी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह अमेरिका भी, उनके पास क्या अथॉरिटी है कि वो ईरान पे जाके वहां की इंटरनल टर्मोइल को डिस्टर्ब करें? एकदम इक्वल है। मैं इसमें एकदम ऑब्जेक्टिवली बता सकता हूं कि अमेरिका का हमला ईरान पे अनलॉफुल है, गलत है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है। लेकिन इसके साथ ईरान को जस्टिफाई कर देना, जब हम IRGC जैसे बॉडीज की बात कर रहे हैं, जिनका एक चरित्र है कि वो प्रॉक्सीज के थ्रू, अभी इन्होंने साहब ने यूज किया ना कि वो इजराइल जाके बच्चों को, औरतों को मार रहा है। ये सारे प्रोजेक्शंस, ये बहुत ही मेजर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं और ये एक पूरे ग्लोबल डिजाइन का हिस्सा होते हैं, ताकि हम जो ओपिनियंस है उसको स्विंग कर सकें, उसमें कुछ सिंपैथी ला सकें। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इजराइल ने गाजा में किए हैं ऑपरेशंस, नो वन कैन डिनाई दैट। अभी लेबनान में ये 9 नहीं 11 किलोमीटर तक चले गए, लटानी रिवर क्रॉस कर गए, जो कि हाईएस्ट पॉइंट से 11 किलोमीटर से ज्यादा है। वो जो उन्होंने एक कैप्चर किया है फोर्ट को, बेफोर्ट। तो लेकिन इजराइल के सारे अटैक्स नैना जी बम्बार्डमेंट से हुए हैं। प्लीज गो टू द टैक्टिकल पोर्शंस। इन चीजों को, इन हत्याओं को कैसे हम एनालाइज करते हैं कि एरियल बम्बार्डमेंट किया, अभी टोमाहॉक मिसाइल छोड़ी, स्पैरोज मारे, बॉम्ब मार के एक बिल्डिंग को गिराया, हाँ, और उसमें 70 लोग मर गए, कहीं 7 लोग मर गए, कहीं कुछ लोग मर गए। और हुतीज क्या करते हैं, हमास क्या करता है, हिजबुल्लाह क्या करता है? ये घर में घुसते हैं, 5 लोगों को एक पिंजड़े में डाल के सीरिया में आग लगा देता है, उसकी वीडियो कवरेज करते हैं। फिर एक दिन मोहल्लों में घुसते हैं, घर के अंदर जाते हैं, बेडरूम में AK-47 असॉल्ट राइफल से बच्चों को, लेडीज को, बूढ़ों को मारते हैं। फिर कुछ लोगों को, कुछ 100 लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मीडिया में डिस्कस करने से लोग वायलेंट हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के जो सो कॉल्ड ऑपरेशंस हैं वो अलग किस्म के हैं। इस बात को दुनिया को समझना पड़ेगा कि वॉर टाइप ऑफ अटैक्स जो होते हैं, बम्बार्डमेंट में कोलैटरल डैमेज, क्योंकि ये सारे प्रॉक्सीज एसेंशियली सिविलियन एरिया से, बच्चों के स्कूल से, हॉस्पिटल से ऑपरेट करते हैं। ईरान का 80 to 70% खर्चा अंडरग्राउंड सिटीज बनाने में, चूहों के बिल बनाने में क्यों गया? क्यों नहीं वो साइंस में प्रोग्रेस कर पाए? क्यों नहीं वो स्पेस में जाना पाए? क्यों चाइना के वो बलावे में आके कि ठीक है वहां से हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे, हमें तो जी टनल्स बनानी है। खुमैनी साहब कहां सेफ्टी से अंडरग्राउंड चले जाएं 5 मिनट तक, दुनिया का कोई बॉम्ब उन तक ना पहुंच पाए, ये कैसी सोच है? और ये घर घर में घुस के बच्चों को कत्लेआम करना, लेडीज को मारना, अपने खुद की लेडीज के प्रति इनका जो रवैया है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये सब। लेकिन वो वुमेन, वो लेडीज कहां जाएं जिनको सांस नहीं लेने की जरूरत वो होती है, जो अपनी बातें नहीं रख सकती, वो ऑब्जेक्टिफाइड हैं। उनका लाइफ के बारे में नैना अगर आप सोचेंगे तो यू विल गेट सफोकेटेड कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इस तरह के तानाशाहों के अंतर्गत डर के जिंदा है। जी आप कुछ कह रही थी नैना? नहीं ठीक है, आपकी बात पे रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं शायद। जी बताएं। ये जो बात आप कह रहे हैं साहे जी कि ईरान में ऐसा होता है और पिंजरे में ले आकर 5 लोगों को रख के जो उन्हें मार दिया जाता है, प्लीज आप मुझे इसको आप शो कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बनूंगा। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बात किसी और की, आप इसको ईरान पे या हिजबुल्लाह पे लाके फिट कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए प्लीज। ये जो बात आप कह रहे हैं ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ईरान का मुखालिफ है, ये गलत बात है साहब। आप इतना पढ़े लिखे विद्यमान आदमी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शेयर कर दूंगा आप ये वीडियो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाराज है। नहीं, मैं ईरान का नहीं बोल रहा हूँ।
ये वीडियो ईरान का नहीं है सर, आपको भी पता है, लेकिन ये वीडियो ईरान के एक प्रॉक्सी और जो कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड है, ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है। उसका आप नाम बताइए, आपको साबित करना पड़ेगा सर। मैं ये वीडियो आपके चैनल पे है, बड़े चैनल पे, ये गलत खबर है जी सर। मैं ये नहीं वीडियो चाहिए आपके मेरे साथ भाई, शेयर करूंगा। ये वीडियो डियरेस्ट ब्रदर, नहीं ऐसा नहीं कहिए, ये ईरान के तरफ से किसी ईरान भी नहीं, प्रॉक्सी नहीं है, बट yes it was a proxy of एतमाद के साथ नहीं ऐसा I will share the video, I will share the video। अच्छा मौलाना असलम रिजवी साहब, मौलाना असलम रिजवी साहब, मौलाना असलम रिजवी साहब, ये आप जिस वीडियो के अभी अगर आप भले यहाँ पर ये कहा जाए कि एंटी उसमें चले जाएं, लेकिन बात ये कि इस तरह के बड़े एक तमाम में से नंबर ऑफ सीरीज केसेस नजर आते हैं ना। भरत एच बरई साहब कुछ कह रहे हैं सर। मैं मौलाना साहब को बताऊंगा, इतिहास आप मुझे बता है। देखो, यहूदी लोग मिडल ईस्ट में 4000 साल से रहे हैं। जेरूसलम का कैपिटल किंग डेविड ने बनाया था और उसका पहला टेंपल उसका लड़का किंग सोलोमन ने बताया था। इस्लाम तो 1400 साल से आया है, इस्लाम 3000-4000 साल पहले नहीं था। तो आप बताएं कि यहूदियों का कोई नहीं है, यहूदी लोग ही वहाँ पहले रहते थे, इस्लाम आया उसके पहले। दूसरी बात, 1917 में किंग जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, उसके मुताबिक जो ऑटोमन एम्पायर था, टर्किश लोग, उनका कब्जा था मिडल ईस्ट पर और वो हार गए पहले वर्ल्ड वॉर में। तो यूनाइटेड नेशन जो लीग ऑफ नेशंस था, उसने ब्रिटेन को ये सौंपा था और उसने बोला कि हम मिडल ईस्ट में यहूदी लोगों को थोड़ा हिस्सा देंगे। लेकिन आप देखें तो जो सारा हिस्सा है मिडल ईस्ट का, इजराइल, जुडिया और समारिया, वो सब यहूदी थे। तो आप जानिए ही थे कि यहूदी लोग मिडल ईस्ट में 4000 साल से रह रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था, इसीलिए वो मुस्लिम एरिया नहीं हो जाता। ऐसे तो देखें तो दिल्ली पर भी काफ़ी इन्वेडर, मुसलमान इन्वेडर आए थे, तो इसीलिए सारा भारत मुसलमान देश नहीं हो जाता है। हिंदू लोगों को भी रहने का हक है। दूसरा कि आपने जो बताया कि क्यों सैंक्शन लगाए, आप ही पूछिए अमेरिकी दूतावास पर किसने कब्जा किया था 440 दिन तक, किस लोगों ने किया था? ईरान की सरकार ने क्या किया? कोई भी राजदूतावास होता है, उसका कब्जा करना, उनके लोगों को बंदी बनाना किसने किया था? तो ईरान की सरकार ने क्यों किया ऐसा? ठीक है सर, जल्दी से रिजवी साहब जल्दी जवाब दीजिएगा, मुझे आगे भी रुक कर। जहाँ तक दूतावास पर कब्जे की बात है, तो ईरान के इनकलाब को पलटने के लिए अमेरिकन दूतावास में, एम्बेसी में, जब वहाँ के जवानों ने जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब कब्जा किया है, तो वहाँ पे हजारों क्लाशिनकोव और मशीन गनें मिली हैं। क्या कोई एम्बेसी ऐसा करती है? आप इंसाफ से बताइए, इसके वीडियोस मौजूद हैं कि वो उन लोगों ने जो कब्जा किया था वो इसी बुनियाद पे किया था कि वहां से ईरान के खिलाफ अटैक हो रहे थे, हमले हो रहे थे। क्या एम्बेसी का काम यही होता है? वहां तो स्टैंप होना चाहिए, रबर होना चाहिए, ना कि जो है वहां पर असला और हथियार वो भी ठीक है। लेकिन देखिए, सब अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने हिस्से की सुरक्षा के लिए करते हैं। कोई देश इतना ज्यादा नासमझ तो नहीं होता संजीव श्रीवास्तव जी की किसी एक दूसरे देश की सेना को या दूसरे देश को एक बड़ा एक्सेस दे दे अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो रिजवी साहब का एक तरह से बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन खासतौर से कुवैत को लेकर है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि पिछले 72 घंटों में कई बड़े तो कुछ छोटे हमलों को अंजाम ईरान की तरफ से दिया गया। आखिर ईरान और कुवैत, आखिर ये तस्वीर क्यों बनती नजर आती है? और भी मिडिल ईस्ट में कई हिस्से हैं, कुवैत को टारगेट करने के पीछे ईरान की क्या मंशा नजर आ रही है संजीव जी? देखिए, कुवैत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट रीजन में पर्शियन गल्फ में एक बड़ा मिलिट्री वहाँ पर बेस है, जो अली अल सालेम एयर बेस है। वो जाहिर है कि कुवैत में स्थित है। वहाँ पर यूएस के मोर देन 13,000 ट्रूप्स मौजूद हैं और जाहिर है कि अमेरिका का जो वहाँ प्रेजेंस है उसको ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पसंद नहीं करती। और उसी तरीके के जो अमेरिका ने एक्शन लिया, उसके 2 ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमले किए, उसके रिस्पांस में जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने अपनी फतेह 110 जो मिसाइल्स इस्तेमाल की, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल की, उसमें कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस को टारगेट किया। और जाहिर है किसी तरीके के हमले वो 40 दिनों के युद्ध के दौरान
ऐसे राष्ट्रों पर करता रहा कि जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वेस्ट संजीव जी, एशिया की एक जो और राष्ट्र इसी है, बात में मैं एक और सवाल ऐड करना चाह रही हूँ। हमने देखा था कि ईरान की तरफ से कुवैत के कुछ जो द्वीप हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश ईरान की एक तरह से ख्वाहिश रही थी। एक द्वीप पर अटैक करने का और उसको कब्जा करने की कोशिश थी। क्या ये ऐसा लगता है कि इसी की आड़ में अब ईरान भी अपना दायरा भी बढ़ाना चाहता है कुवैत पर? तो देखिए ये जो सोच है, अगर इस तरीके की सोच पर इस्लामिक रिजीम चलेगी तो फिर वो सद्दाम हुसैन को याद कर ले। सद्दाम हुसैन का कुवैत पे ही जो ऑक्यूपेशन करने का क्या हश्र हुआ था, वो अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। और ये जो इस्लामिक रिजीम अगर इसी तरीके का व्यवहार करेगी कि ऐसे राष्ट्रों के ऊपर हमला करना कि जो कि शांति की बातें करवा रहे थे, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन जैसे राष्ट्रों के ऊपर हमले करने का आखिर क्या कारण है? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर यूएस बेसिस हैं, लेकिन जो हमले 40 दिनों के युद्ध के दौरान हुए उसमें एयरपोर्ट्स को, रेजिडेंशियल इलाकों को, 5 स्टार होटल्स को, अनेक जो सिविलियन फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। अगर आप डेटा उठा के देखिए तो उन सारे जो गल्फ कंट्रीज में अनेकों लोग मारे गए और लोग घायल हुए। उसके बावजूद भी उन राष्ट्रों ने बड़ा संयम दिखाते हुए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रेयर दिखाई देता है, उन्होंने कोई कम्बैट का ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया। यदि वो सऊदी अरेबिया, यूएई चाहते तो वो ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो और वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध का कोई स्वरूप जो हो वो क्षेत्रीय हो। लेकिन ईरान अभी भी वो नहीं मान रहा है। आज भी आप इस्लामिक रिजीम ने कुवैत को टारगेट किया, उसके अभी कुछ दिन पहले यूएई के फुजेरा जो गैस पाइपलाइन पर हमले किए थे और यूएई को वो टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में और अभी जो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने सारे जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को दरवाजे ओपन कर दिए हैं ताकि वहां पे जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इत्यादि उन्होंने जमा कर रखा है उसको जब भी चाहे वो तुरंत इस्तेमाल कर लें। तो ये जो पॉस्चरिंग ईरान की इस्लामिक रिजीम कर रही है वो भी बहुत एग्रेसिव है और वो अपने चाहे कि जो बातचीत की शर्तों में उन्होंने कड़ी शर्तें रख दी हैं कि हम अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के राइट को नहीं छोड़ेंगे। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक ये बातचीत को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जाहिर है कि आज भी आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह विश्व का सबसे बड़ा हैविली आर्म्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान की इस्लामिक रिजीम जिसका कि इस्तेमाल हमेशा से इजराइल के प्रति जो नफरत उसकी है, जो इजराइल को वर्ल्ड मैप पे वाइप आउट करने की उसकी जो एक सोच रही है, जिसको मैं कहता हूँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। आपकी शायद इस बात पे आपत्ति जता रहे हैं। आपने जैसे ही हिजबुल्लाह को कहा कि भाई दुनिया की सबसे मजबूत आतंकी संगठन के तौर पर उसको लोग देख रहे हैं, आपत्ति जता रहे मौलाना असलम रिजवी साहब। आपत्ति तो पहले भी जता रहे थे, आपत्ति तो अभी उन्होंने पहले भी जताई थी, तो वो मैं आपत्ति को मैं नहीं मानता। जी जी थोड़ा जल्दी संगठन नहीं है। दुनिया के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो हिजबुल्लाह को एक अच्छा संगठन मानते हैं, उसमें हमारा भारत भी शामिल है। जितने अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठू हैं वो जो है हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हमारे भारत जैसे जो महान लोग हैं, आप उसको भारत के साथ भी कंपैरिजन करके आप उसको उस रूप में मत लीजिए मौलाना रिजवी साहब। क्यों नहीं करेंगे मैडम? जब हमारा भारत नहीं मान रहा है तो भारतीय क्यों मान रहे हैं? अच्छा संजीव जी की बात पूरी होने देते हैं, फिर मैं बाकी आगे रुक रही हूँ। संजीव जी जी देखिए, हिजबुल्लाह विश्व का सबसे हैविली आर्म्ड आतंकवादी संगठन है, इसको मैं फिर से एक बार कहूंगा। और ये जो हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर पहले अटैक करना शुरू किया। कब किया अटैक? 7 अक्टूबर 2023 को एक दूसरा जो आतंकवादी संगठन ईरान का है उसने इजराइल के ऊपर बहुत ही बर्बर हमला किया और 1200 लोगों को एक दिन में मार दिया, 250 लोगों को किडनैप करके ले गए। और उसके विरुद्ध जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया इस हमास नामक आतंकी संगठन के ऊपर, तो फिर हिजबुल्लाह जो दूसरा आतंकी संगठन है उसने हमास के सपोर्ट में इजराइल को टारगेट करना, और यही तो वजह है ना संजीव जी। जी जी यही तो वजह है। उसके बाद जी बात पूरी कीजिएगा। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। आखिर ये कौन सी सोच है कि जिसमें कि आप अपने इजराइल जैसे राष्ट्र को ये कहते हैं कि उसको रहने का हक नहीं है। वहां पर लगता है कि वहां पर लोग नहीं रहते क्या? वहां पर क्या जानवर रहते हैं क्या इजराइल में? एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरीके की मानसिकता अगर आप रखेंगे और यदि आउट करने की बात सोचेंगे तो फिर कहेंगे कि आप आतंकवादी कर रहे हैं, आप शैतानी व्यवहार कर रहे हैं। ये शैतानी सोच है आतंकवादी
ईरान को और इस पब्लिक से तरीके कोई की लेना देना नहीं है, मानसिकता से लेना देना है। ईरान में इजरायली जो है बहुत अरे लेकिन वो रिजवी बहुत साहब, रहते हैं, रिजवी वो साहब ठीक है। सुनिए ना, आप अगर मानसिकता की बात करें, अगर एक्शंस की बात करें, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी 2025 के अंदर ही बड़े स्तर पर जब लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो वो क्या इंसानियत के खिलाफ थी या फिर इंसानियत के साथ में थी? जरा इस बार सोचिएगा। मैं भरत जी आ रही हूँ, लेकिन मैं यूके देवनाथ जी का जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ। यूके देवनाथ जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, खासतौर से जो एक बार फिर से बड़ा तनाव है ईरान की तरफ से कुवैत पर अटैक, और ये कहा जा रहा है गल्फ में अब जो यूएस ट्रूप्स है या फिर जो डिफेंस की एक नीति है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सिक्योरिटी पर बड़े सवाल है। आखिर क्यों जीसीसी अब क्यों भरोसा करेगा अमेरिका पर? देखिए नीना जी, इक्वेशन बहुत क्लियर है। ईरान ने अपना करीबन करीबन सोचा जाए तो वह भी डिक्लेयर कर चुके हैं मोर और लेस कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला होता है तो जिस भी मुल्क से, गल्फ कंट्री से वो हमला अमेरिका की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स शुरू करती है, वहां पर ईरान हमला करेगा। तो ईरान को लगा, अब क्या ये सच है या नहीं, ईरान को लगा कि अभी जो 3 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के टापुओं पर हमला किया, 4 दिन पहले जो अमेरिका ने ईरान की लॉन्चिंग साइट्स पर हमला किया, ईरान को लगा कि ये हमले जो हैं अमेरिका की एयरफोर्स कुवैत से टेक ऑफ करने के बाद कर रही है। बिल्कुल। कुवैत में क्या अमेरिका की एयरफोर्स है, बड़ी तादाद में है। अगर हम देखें इस जंग के शुरुआती दौर में ही कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 3 F-15 को गलती से शूट डाउन कर दिया था। तो ये ईरान अपना हक मानता है कि अगर अमेरिका की फोर्स गल्फ के किसी कंट्री से टेक ऑफ करके या समुद्री रास्ते से, जमीनी रास्ते से ईरान पर हमला करती है तो फिर वो काउंटर एक्शन करेगा। अब अमेरिका कह रहा है कि उसने भी जो हमले ईरान पर किए थे वो सेल्फ डिफेंस में किए थे, कि अमेरिका के जो नेवी के शिप थे वो अमेरिका के शिप्स को, टैंकर को गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकाल रहे थे, तो ईरान ने उनके ऊपर मिसाइलें दाग दी। अब देखो ना, ये तो ईरान जो है कह रहा है ना, छुप के नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ईरान ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई भी अमेरिकन शिप या इजरायली शिप या ऐसा देश का शिप जो कि ईरान का दोस्त नहीं है, ईरान ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि वो उन पर हमला करेगा। जी। अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से कोई भारतीय जहाज निकलता है या चाइनीज जहाज निकलता है या रशियन जहाज निकलता है तो ईरान फ्रेंडली कंट्री, पाकिस्तानी जहाज भी ईरान फ्रेंडली कंट्री कहकर उसको जाने देता है। ये तो अमेरिका की शिप नेवी है जो कि इंडियन शिप्स को या पाकिस्तानी शिप्स को टारगेट कर रही है, वापस भेज रही है। हाँ बिल्कुल, ये टारगेट करने की एक बड़ी नीति नजर भी आ रही है। लेकिन साहिर सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले कुछ वक्त से लगातार अटैक या उसके नियर बाय अटैक नजर आते हैं बंदर अब्बास की तरफ से, और ये हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये सीजफायर के पहले की एक तरह से तस्वीर थी, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी, हॉर्मुज में अटैक, ये तो एक बार फिर से लोगों को ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, ऑयल सप्लाई है, उस पर एक बड़ा टेंशन नजर आ रहा है। जो उम्मीद नजर आ रही थी वो भी ध्वस्त होती नजर आती है। क्या इसके पीछे वजह भी अमेरिका है? सिचुएशन रूम में जाने से पहले यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा था कि हॉर्मुज का नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, और उसी दरमियान अगर आपको याद हो जस्ट 5 दिन पहले की बात है, उन्होंने वहां से अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम पार्ट 2 अनडिक्लेयर्ड तरीके से शुरू किया। पहले एक ग्रीस के जहाज को बाहर ले गए और उसके बाद 10 जहाजों की लिस्ट जारी करी यूएस नेवी ने कि हम इनको हॉर्मुज से निकालेंगे। दे वर टेस्टिंग दी वाटर्स कि आईआरजीसी के नाक के सामने से हम अब जहाजों को निकालना शुरू करेंगे। इसके 2 रीजन थे, एक इनका प्रोब था कि आईआरजीसी का रेसिस्टेंस कितना बचा है, किस किस्म का है, किस वॉल्यूम का है, और दूसरा एक जिद कि हम अब इसको खोलने ही वाले हैं, तो पहले हम अपने इंटरनेशनल शिपिंग को निकालेंगे और उसके बाद ईरान का जो भी तेल है उसको रोक। तो और इसमें जो ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से जो हमले हुए 2 शिप्स पे हुए, उसका रिटेलिएशन इन्होंने टॉमाहॉक से किया था, यूएस नेवी अपने बेसिस से ग्राउंड टू ग्राउंड। तो इसमें कोई ये मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स को पता था कि ये टेक्निकली वायलेशन ऑफ सीज फायर है, क्योंकि आपने वेपन्स इस्तेमाल किए एक दूसरे के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों साइड्स ने मैच्योरिटी दिखाई कि एमओयू का फाइनल ड्राफ्ट अप एंड डाउन हो रहा है वॉशिंगटन से लेके तेहरान तक वाया पाकिस्तान, तो हम इसको सीज फायर वायलेशन मान के और ओपन युद्ध शुरू नहीं करेंगे। दिस वाज पार्ट 2। लेकिन इसके साथ के साथ ये जो डिले हो रहा है, ये
इतना एब्सर्ड नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि ईच पासिंग डे के साथ इजराइल की जो आखिरी ख्वाहिश थी कि लेबनान में हमको एक बफर चाहिए, वो बफर अब वो लिटानी रिवर को क्रॉस करके उन्होंने अचीव कर लिया। दे हैव डग इन डीप। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू थोड़ा ज्यादा वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, लालच कर रहे हैं कि 70% ऑफ गाजा या गो फर्दर डीप इनटू लेबनान, बेरूत तक चले जाओ, वो एक्सेसिव है। लेकिन दे हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस डिले। ये डिले उतना एब्सर्ड नहीं है हर एक बीतते दिन के। इसीलिए ट्रंप ने अपनी डॉटर इन लॉ को बताया था कि आई एम नॉट इन हरी। लारा ट्रंप को 1-to-1 जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था परसों, उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि आई एम नॉट इन हरी। व्हाई इज ही नॉट इन हरी? क्या उनके मिड टर्म्स नहीं है? क्या वहां तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं अमेरिका में? बढ़ रहे हैं, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उनको ये लगा कि उनका जो स्पॉइल्ड चाइल्ड, इजराइल को जो बेनिफिट होना है, लटानी क्रॉस करना उनका मेन मुद्दा था कि लटानी तक, क्योंकि 26 साल 3 दशकों पुरानी बात, उनको एक विक्टोरियस सी फीलिंग आ रही है कि हमने ग्रेटर इजराइल का सपना पार्शली अचीव कर लिया। जी नैना, ठीक है, देखिए यही बात तो है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो उनको गेन नजर आ रहा है मौजूदा वक्त में, जितना ध्वस्त वो कर दे रहे हैं अपने आसपास के माहौल को, पूरी दुनिया को बड़ी चिंता में जो डाल दे रहे हैं, ये बड़ी वही तस्वीर को दर्शाती है। लेकिन ये अशांति क्या कभी खत्म भी होगी, ये बड़ा सवाल है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।